नमस्कार, आप देख रहे हैं तफ्तीश में हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि हमीरपुर से आ रही है। आपको बताएं कि हमीरपुर यमुना नदी के किनारे 1 दर्जन से ज्यादा शव मिलने से सनसनी फैल गई है और स्थानीय लोगों का कहना है कि पोस्टमार्टम हाउस से लाकर ये शव यहां फेंके गए हैं। और ताज्जुब तो है कि इस बात का कि जिला कोर्ट से महज 200 मीटर की दूरी पर नदी किनारे ये शव पड़े हुए हैं। तो ये बड़ी खबर हमीरपुर से, जहां हमीरपुर यमुना नदी के किनारे 1 दर्जन से ज्यादा शव मिलने से सनसनी फैल गई है। यहाँ जलाया, कहीं एक्सीडेंट का, कहीं कोई केस हुआ, यहाँ डाल दिया अपने डलीला से। मतलब कोई सफाई नहीं यहाँ पे, ना ही कोई सफाई करवाने वाला है। इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए रविंद्र निगम हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। रविंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि इतनी बड़ी मात्रा में ये शव यहां पर पहुंचे हुए हैं, आखिर ये क्या कुछ इस मामले को लेकर आला अधिकारी कुछ कह रहे हैं कि आखिर ये शव कहां से आए हैं? देखिए, आपको मैं बता दूं कि यमुना नदी में जिस तरीके से शव मिल रहे हैं तो उस पर कई सवालिया निशान प्रशासन के ऊपर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि प्रशासन की नाक के नीचे ही ये शव जो है यमुना नदी में मिल रहे हैं। क्योंकि केंद्र सरकार भले ही जो है निर्मल स्वच्छता अभियान के तहत नदियों के में सफाई लाने का अभियान चला रहे हैं, लेकिन हकीकत में जो इसकी धज्जियां यहाँ हमीरपुर जिले में उड़ाई जा रही हैं, जो कि प्रशासन और आला अधिकारियों की जानकारी में है। क्योंकि यहाँ आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, आए दिन यहाँ पीएम की। और सबसे बड़ी बात है रविंद्र की जिला कोर्ट से महज 200 मीटर की दूरी पर है नदी किनारे ये शव पड़े हुए हैं। क्या किसी आलाधिकारी का यहाँ इस ओर ध्यान नहीं जाता? देखिए, अब तो मैंने बहुत बात करने की कोशिश की, यहाँ पर एसपी से भी मुलाकात करने की कोशिश की और डीएम से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन कैमरे के सामने आने से दोनों बच रहे हैं। और उनका कहना है कि ये जो है दूर दराज ग्रामीणों से डेड बॉडी आती हैं और वो यहाँ की इकट्ठी होती हैं। सवाल ये है कि अगर चलिए, इस खबर पर नजर बनाए रखिए। रविंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो पोस्टमार्टम हाउस पर आरोप है और यमुना नदी के किनारे ये शव पड़े हुए मिले हैं। एक और बड़ी खबर, चंदौली में तेज आंधी और बारिश की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई पेड़ और मकान ढह गए हैं। आपको बताएं कि सैयद राजा थाना इलाके के वार्ड नंबर 4 में तेज आंधी से एक बड़ा पेड़ मकान और दुकान पर गिर गया। पेड़ की चपेट में आने से मौके पर ही 2 लोगों की जान चली गई और मरने वालों में एक महिला और एक पुरुष शामिल है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस राहत बचाव कार्यों में जुटी हुई है। पुलिस ने पेड़ के नीचे दबे एक शव को बाहर निकाल लिया है, जबकि दूसरा शव मकान में दबा है, जिसे निकालने की कोशिशें की जा रही हैं और मकान में और भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। वहीं NH2 पर पेड़ गिरने से लंबा जाम लग गया है। तो कुदरत का कहर, चंदौली की ये तस्वीर। बड़ी खबर के बाद बढ़ते हैं आगे और अब बात उस वारदात की करते हैं जिसने पूरे बाराबंकी शहर में सनसनी फैला दी है, जहां संत ज्ञानेश्वर के उत्तराधिकारी और आश्रम के मैनेजर राम सहाय के आश्रम में घुसकर हत्या कर दी गई। हत्यारे कौन थे, किस मकसद से राम सहाय को मौत के घाट उतारा गया, ऐसे में कई सारे सवालात हैं जो राम सहाय की हत्या के बाद उठ खड़े हुए हैं। पहले संत ज्ञानेश्वर की हत्या, फिर शिष्या ने किया सुसाइड और अब संत ज्ञानेश्वर के उत्तराधिकारी की हत्या। बाबा बुलेट और बदला। बाराबंकी के कोठी थाना इलाके के संत ज्ञानेश्वर के आश्रम रेस्तरां में उस वक्त सनसनी फैल गई जब पूरा आश्रम गोलियों की तरतराहट से गूंज उठा। बाहर के लोगों को जब इसकी भनक लगी और आश्रम के अंदर दाखिल हुए तो राम सहाय सिंह का शव खून से लथपथ अंदर पड़ा हुआ था। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले में 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जमीनी विवाद तो नहीं, लेकिन हमको जो लगता है कि जैसे आश्रम में कुछ रहता है, उसका मुखिया बनने के लिए, महंत बनने के लिए, वही सब लग रहा है कि हमको लगता है कि किसी को खटक रहे थे और इस नाते इनको हटाने के लिए घटना की गई। आपको बता दें कि संत ज्ञानेश्वर की हत्या के बाद उनके सभी आश्रमों की देखरेख का जिम्मा राम सहाय पर ही था। इस हत्याकांड को संत ज्ञानेश्वर की करोड़ों की संपत्ति से जोड़कर देखा जा रहा है।
सूत्रों की माने तो कुछ महीने पहले फैजाबाद में पेशी के दौरान मोनू सिंह और सोनू सिंह पर हुए हमले का यह जवाब है। आपको बता दें कि राम सहाय संत ज्ञानेश्वर मर्डर केस में अहम गवाह था। संत ज्ञानेश्वर का आश्रम लगभग 300 एकड़ में फैला हुआ है। सब में हम लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन सब लोग अपनी अपनी जगह सोए हुए थे। ये खलिहान में अकेले सोए थे और किसी को जानकारी तक नहीं हुआ कि कब उनकी हत्या करके कोई चला गया। सब इस हत्याकांड में संत ज्ञानेश्वर के ही उन करीबी लोगों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है जो राम सहाय सिंह के काम से संतुष्ट नहीं थे। राम सहाय के कातिल कौन है, किस मकसद से उसकी हत्या की गई, क्या कोई पुराना विवाद इस हत्या की जड़ है? सवाल कई हैं, जिनके जवाब पुलिस की जांच के बाद ही सामने आ सकेंगे। दुर्गेश कुमार, जी मीडिया, बाराबंकी। तो पहले संत ज्ञानेश्वर और फिर राम सहाय का कत्ल। वो शख्स जो संत ज्ञानेश्वर की हत्या के बाद से आश्रम का उत्तराधिकारी था, आखिर क्या है राम सहाय की हत्या की वजह? साल 2005 से शुरू हुआ ये खूनी खेल आखिर कब थमेगा? जमीन विवाद से शुरू हुआ खूनी खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले संत ज्ञानेश्वर, फिर उनकी शिष्या का सुसाइड केस और अब संत ज्ञानेश्वर के उत्तराधिकारी माने जाने वाले राम सहाय के आश्रम में निर्मम हत्या। खूनी खेल की इस कहानी की शुरुआत तब हुई थी जब सुल्तानपुर के रहने वाले इंद्रभद्र सिंह की हत्या में संत ज्ञानेश्वर का हाथ होने की बात सामने आई थी, जिसके बाद साल 2005 में माघ मेला से जब संत ज्ञानेश्वर अपने शिष्य और शिष्याओं के साथ जा रहे थे, तभी इलाहाबाद के हंडियाई के पास उनके काफिले पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई और अस्पताल ले जाते वक्त संत ज्ञानेश्वर समेत 4 लोगों की मौत हो गई थी। इस चर्चित हत्याकांड के आरोपी विधायक चंद्रभद्र सिंह और संत ज्ञानेश्वर में बाराबंकी के आश्रम को लेकर विवाद चल रहा था। दोनों की तरफ से एक दूसरे पर हमले के कई मुकदमे दर्ज थे। इस मामले में सुल्तानपुर में भी मुकदमा चल रहा है। पुलिस ने पहले इसे पूर्वांचल की माफिया ताकतों की साजिश बताया था, लेकिन बाद में संत ज्ञानेश्वर के शिष्यों ने इस मामले में विधायक चंद्रभद्र सिंह समेत आधा दर्जन लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। साल 2005 में ही संत ज्ञानेश्वर की एक करीबी शिष्या के आश्रम में ही आग लगाकर खुदकुशी कर ली थी। उसी वक्त इलाहाबाद से संत ज्ञानेश्वर का शव बाराबंकी के सिद्धौर आश्रम लाया गया था। देवरिया के मूल निवासी संत ज्ञानेश्वर का रिकॉर्ड आपराधिक रहा है। उन पर कई आरोप लगते रहे हैं। पहले संत ज्ञानेश्वर और अब उनके उत्तराधिकारी राम सहाय की हत्या अपने पीछे कई अनसुलझे सवाल छोड़ गई है। दुर्गेश कुमार, जी मीडिया, बाराबंकी। 3 साल के प्रियांशु को अपने माँ बाप से आखिरी अलविदा कहने का मौका भी नहीं मिला। वो निकला तो था स्कूल के लिए, लेकिन वापस आई उसकी भयानक मौत की खबर। बरेली में स्कूल चालक और स्कूल प्रबंधन की लापरवाही ने एक मासूम को दर्दनाक मौत दे दी, जिसके बाद सवाल ये कि आखिर ऐसे स्कूलों को क्यों ना बंद कर दिया जाए। बरेली में एक बार फिर स्कूल वाहन चालक और आरटीओ की लापरवाही की कीमत वहां पढ़ने वाले एक छात्र को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। कक्षा 3 में पढ़ने वाले प्रियांशु का वजूद अब इन तस्वीरों में ही सिमट चुका है। शुक्रवार को वो निकला तो था स्कूल के लिए, पर वापस नहीं लौटा। उसे अपने माँ बाप को अलविदा कहने का मौका भी नहीं मिला। इस छोटी सी उम्र में उसकी मौत की वजह बना स्कूल का ये टेम्पो। लापरवाही की शक्ल में मौत, स्कूल के टेम्पो ने ली जान। ऐसे स्कूलों को बंद करो। बरेली के रिठौरा स्थित जीएलवी मॉन्टेसरी स्कूल में छुट्टी के बाद स्कूल का ये टेम्पो प्रियांशु समेत कई बच्चों को लेकर जा रहा था कि तभी तेज रफ्तार टेम्पो एक गड्ढे की वजह से अनियंत्रित हुआ। वो टेम्पो में बैठा प्रियांशु नीचे गिर गया और उसके बाद
प्रियांशु पहिए की चपेट में आने से उसकी वहीं पर मौत हो गई। टेम्पू से गड्ढे आए थे, बहुत से टेम्पू चल रहे थे, तभी प्रियांशु भैया गिर गया था। टेम्पू पे गेट लगा था, गेट पे था कुछ? नहीं। कहाँ बैठा था भैया? बीच वाली सीट पे तभी चलते हुए से गिर गया था? हाँ। फिर उसके बाद तभी अंकल जी ने ऑटो रोका, तभी उसके बाद उठाया उसको। प्रियांशु की मौत से जहां परिजन आहत हैं, वहीं स्कूल की तरफ से आई लापरवाही के बाद अब स्थानीय लोग भी आरटीओ और ऐसे स्कूलों की मान्यता पर सवाल खड़े करने लगे हैं। डेली जेल पब्लिक स्कूल में पढ़े आते थे, गांव से डेली पढ़ने आते थे और मैंने इन्हें मैजिक कराए थे कि ऑटो से मेरे बच्चे की जान ले ली। तो वापसी में छुट्टी होती तो इनके इतना टेम्पू इतना तेज था, इनका तेजी होगा तो इनके उसके बच्चा उछल के उसके नीचे गिर गया, इसके उस टेम्पू का पहिया उसके सिर में उतर गया और वहीं एक्सीडेंट हो गया। शुरुआती जांच में पता चला है कि टेम्पो में ग्रिल नहीं लगी हुई थी, जिसकी वजह से ही प्रियांशु इस हादसे का शिकार हुआ। जहां ये मामला वाहन चालक की लापरवाही का है, वहीं आरटीओ और स्कूल प्रबंधन की भी कम गलती नजर नहीं आती। सवाल यही है कि ऐसे टेम्पो को क्यों स्कूल में चलने की अनुमति दी गई, जो बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षित नहीं था। इसी में ये टेम्पो से गिर गया, घायल हुआ था। इसको केस लता अस्पताल बरेली में ले आया गया, जहां इसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में उनके परिजनों से अभी 1 घंटे पहले का मामला है, एसओ को भेज दिया है और उनसे तहरीर लेकर के हम इसमें कार्रवाई करेंगे और ऑटो चालक की अगर इसमें कोई लापरवाही है तो निश्चित रूप से वो जेल जाएगा और तहरीर लेकर के जितनी भी विधिक कार्रवाई है वो हम पूरा कराएंगे। इस टेम्पो को देखकर आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि मौत की सवारी के अलावा और कुछ भी नहीं। बावजूद इसके ऐसे कई मामले आए दिन सामने आते रहे हैं, जहां निजी स्कूल सारी गाइडलाइंस को दरकिनार कर ऐसे असुरक्षित वाहनों का इस्तेमाल करते हैं, जो मासूमों की मौत का कारण बन जाते हैं। प्रियांशु के माँ बाप को अब भी यकीन नहीं है कि उनका लाडला अब उनके पास कभी नहीं आएगा। सवाल ये कि क्या इस परिवार को इंसाफ मिल पाएगा और क्या बंद होंगे ऐसे स्कूल और ऐसे वाहन जो सड़कों पर मौत बांटने वाले वाहन के अलावा और कुछ भी नहीं। सुबोध मिश्रा, जी संगम, बरेली। उधर शाहजहांपुर में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक गांव में 4 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और बताया जा रहा है कि यहां प्रेम प्रसंग के मामले में मदद करने के बाद लड़की के परिजनों ने 4 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया था, जिस पर जी संगम की खबर का असर हुआ है। लड़की के घर वालों ने, विशेषकर महिलाओं ने, लड़की की घर की महिलाओं को आज सुबह बाहर निकाला, मारा पीटा, कपड़े फाड़े, ये बताया जा रहा है। किस तरह कार्रवाई की गई अब तक इस मामले में? कार्रवाई, मुकदमा लिख दिया गया है। लड़की भागने का अलग लिखा ही हुआ है और इनके साथ जो जाती है उसका लिख दिया गया है। अब तक 4 लोग अरेस्ट हो गए हैं, अभी और महिलाओं की गिरफ्तारी हो रही है। ने पकड़ लिया हमको। हाँ। हम कहते भी रहे, हमने कहा हमको हमें मती सताओ भाई, जिसका लड़का हो लड़की हो उसको पकड़ो। हाँ। और टोला वाले को क्या सताते हो? तो उनने कही तू भी आती ऐसा कहती रहे। तो खींच लो, खूब मारा तोरा हमको। और देखो जो फूल भी चला गया, नाक का 500 का फूल था। उधर मुरादाबाद में कोर्ट परिसर में वकील की हत्या की कोशिश की गई। घटना एसीजेएम 2 के कोर्ट परिसर की है। ज्ञानेंद्र शर्मा नाम के वकील पर सचिन नाम के युवक ने गोली चला दी, जिसके बाद आरोपी युवक को वकीलों ने पकड़ लिया, लेकिन कुछ वकीलों ने आरोपी युवक की पुलिस कस्टडी में ही जमकर पिटाई कर डाली। कोर्ट परिसर में खौफनाक साजिश, वकील की हत्या की कोशिश, कोर्ट में कोहराम। हंगामे की ये तस्वीरें हैं मुरादाबाद के कोर्ट परिसर की, जहां एक शख्स की वकीलों ने बुरी तरह पिटाई कर दी। वकीलों के चंगुल से सचिन नाम के शख्स को छुड़ाने में पुलिस के पसीने छूट गए। दरअसल सचिन नाम के शख्स पर ज्ञानेंद्र शर्मा नाम के वकील की हत्या की कोशिश का आरोप है। सचिन का कोर्ट में कोई मामला चल रहा था और ज्ञानेंद्र दूसरे पक्ष के वकील थे।
इसी दौरान सचिन ने ज्ञानेंद्र पर तमंचे से फायर कर दिया, लेकिन फायर मिस हो गया और इसी दौरान वकीलों ने आरोपी सचिन को धर दबोचा। हमें ज्ञानेंद्र शर्मा जी एडवोकेट है, उनका मीडिएशन चल रहा था उनकी मिसेज से। मैडम से करीबन ACM 2 कोर्ट में 2 घंटे थे। उन्होंने कहा कि आपस में आप बात करिए नीचे जाके। जैसे ही हम कोर्ट से निकले उसने तो हमारे ऊपर तमंचा तान दिया, उसके ऊपर ज्ञानेंद्र के ऊपर उसने फायर चलाया। जो फायर मिस हो गया, नहीं चला, कितने मैंने पकड़ लिया, अगर मैं नहीं पकड़ता तो वो दोबारा फायर कर देता। उन्होंने सचिन नाम का लड़का है जो मंडल के पास रहता है। फायरिंग की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को जब अपने साथ ले जा रही थी, उसी वक्त कुछ वकीलों ने आरोपी युवक की पुलिस कस्टडी में ही पिटाई कर डाली। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन कोर्ट परिसर में घटी इस घटना ने कोर्ट की सुरक्षा पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। दीपचंद जोशी, जी मीडिया, मुरादाबाद। और नोएडा में नौकरी के नाम पर 200 लोगों को लाखों का चूना लगाने वाली फ्रॉड कंपनी के खिलाफ जी संगम की खबर का असर हुआ है। विदेश में नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाली कंपनी के मालिक और कर्मचारियों के खिलाफ सेक्टर 20 थाने में केस दर्ज किया गया है। वहीं पीड़ित अब जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। कभी नौकरी के नाम पर ठगी, कभी विदेश भेजने का झांसा, शहर शहर फैलता ठगी का जाल। ऐसे ठगों से जरा बच के। नोएडा में 200 लोगों से नौकरी के नाम पर ठगी के मामले में जी संगम की खबर का असर हुआ है। पुलिस ने लोगों को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले ओशियन कंसल्टेंट नाम की कंपनी और फर्जीवाड़ा करने वाले सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। जी संगम पर इस खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद प्रशासन भी हरकत में आया और सेक्टर 20 थाने में मामला दर्ज किया गया। इससे पहले पिछले 3 दिनों से सभी पीड़ित इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे थे, लेकिन आरोपियों के रसूख की वजह से केस दर्ज नहीं हो रहा था। दरअसल धोखाधड़ी का ये मामला सेक्टर 18 स्थित ओशियन कंसल्टेंट नाम की इस कंपनी से सामने आया, जिस पर विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर करीब 200 लोगों से लाखों रुपए की ठगी का आरोप है। तो झांसा क्या देता था? क्या झांसा देते थे सर, सरकारी आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, वहाँ जाने के बाद आपको अच्छी फैसिलिटी है, आपको 50,000 से 80,000 के बीच में आपकी सैलरी होगी, आपको मतलब 40-45 हजार अमाउंट हम लोग को यहाँ कैश भरना था और कुछ पैसे वहाँ मतलब रिक्वायर्ड था कि जाके वहाँ पे 30-40 हजार रुपये आपके सैलरी से कटेंगे। इस टोटल प्रोसेस सर इन लोग का 1 लाख रुपए पर कैंडिडेट से था। आरोप है कि विदेश भेजने के नाम पर कंपनी ने पहले लोगों से 40-40 हजार रुपए ठगे, जिनमें से कई लोगों का कंपनी ने पासपोर्ट भी ले लिया। इतना ही नहीं, कुछ लोगों को साउथ अफ्रीका और ब्राजील के फर्जी वीजा दिए जाने की भी शिकायत सामने आई। इससे पहले पीड़ित लोगों ने पुलिस पर लापरवाही बरतने और कंपनी के लोगों का साथ दिए जाने का आरोप लगाया था। जो स्थानीय पुलिस प्रशासन उसके कई दिनों से ये सभी जो पीड़ित लोग हैं चक्कर काट रहे हैं। जी संगम पर खबर दिखाए जाने के बाद फिलहाल आरोपियों के खिलाफ मामला तो दर्ज हो गया, लेकिन अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वहीं कंपनी के फरेब का पर्दाफाश होने के बाद ठगे गए सभी लोग सकते में हैं। लोगों को अपने पैसों के अलावा अपने जरूरी दस्तावेजों के खोने का भी डर सता रहा है। अब देखना ये है कि नोएडा में तेजी से पांव पसार रहे ठगों के ऐसे तमाम गिरोह या फिर फर्जी कंपनियों को लेकर नोएडा पुलिस क्या ठोस कदम उठाती है। अमित चौधरी, जी मीडिया, नोएडा। ललितपुर में जिला न्यायालय परिसर में आज जमकर हंगामा हुआ। लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल पेशी पर कोर्ट लाए गए 2 कैदियों की पुलिस वालों ने जमकर पिटाई की और बताया जा रहा है कि कोर्ट परिसर में बने लॉकअप में परिजनों से मुलाकात के बदले पैसे नहीं मिलने से नाराज पुलिस वालों ने राहुल और चंद्रबान नाम के कैदियों को निकालकर जमकर लात घूंसे बरसाए। कैदियों की पिटाई के बाद लॉकअप में बंद बाकी कैदियों ने विरोध किया। लोगों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हुई। हंगामे के बाद एसडीएम सदर और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और कैदियों को शांत करवाया और जांच का भरोसा दिया। अंदर लोगों में आके इनमें 4-5 जनों ने राहुल को
पैसा मांग रहे हैं। वहीं हापुड़ में 12वीं की एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। घटना से नाराज सैकड़ों छात्राओं ने आरटीओ दफ्तर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल यहां के मीनाक्षी रोड पर एक ऑटो चालक ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ किया। घटना के बाद से छात्राएं बेहद गुस्से में हैं। हंगामे के बाद एआरटीओ ने छात्राओं को ऑटो ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया है। कम अनपढ़ लोग चलाते हैं और उनमें किसी के भी ऑटो के कागज नहीं है और ड्राइविंग लाइसेंस किसी के पास नहीं है। कानों में रील लगा लेते हैं, गाने अच्छे चलाते हैं। हम मना करती हैं लड़कियां, ये हमारी बहन बेटी है तो इन्हें उतार देते हैं, दूसरे ऑटो की मांग करने लगते हैं तो इसमें जाएंगे उसमें भी मना कर देते हैं। एक भी अनपढ़, सब अनपढ़ है, एक किस्म का जाहिल है, किसी कागज भी नहीं है ऑटो के। ये आरटीओ प्रवर्तन को जो सूचित कर दिया गया है वो तत्काल इस पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। उनके खिलाफ जो गलत होंगे, किराया ज्यादा मांग रहे हैं, उस पर जो है वो नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। इस समय ये आरोप लगाना गलत है, निराधार है कि पैसा लेकर के गाड़ियों का संचालन किया जा रहा है। जहाँ तक रही उस पर अगर गाड़ियों पर पेपर नहीं मिलता, उस संबंध में जो प्रवर्तन अधिकारी उनके द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।